जब विवेक अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल से वापस आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पूजा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी है। उसके शरीर में खून की कमी के कारण वो बहुत कमजोर हो गई है। ये सुनते ही मीरा देवी और छोटी बहू कनक के मन में चिंता समाने लगी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। मीरा देवी ने गुस्से से पूछा, डॉक्टर ने कितने दिनों के लिए बेड रेस्ट बताया है? विवेक ने जवाब दिया, 1 महीने। ये सुनकर कनक बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और मीरा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। मीरा देवी और छोटी बहू कनक के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन वह चिंता पूजा के स्वास्थ्य को लेकर नहीं, बल्कि घर के कामों को लेकर थी। कुछ देर बाद मीरा देवी कुछ सोचते हुए कनक के पास गई और धीमे स्वर में बोली, बहू, पूजा तो बेड रेस्ट पर है, तो क्या तुम घर के काम संभाल सकोगी? ये सुनकर कनक ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, सुबह जल्दी उठना, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, ये सब मुझसे नहीं होगा। आपको संभालना है तो संभालिए। थक हार कर अगली सुबह मीरा देवी जल्दी उठ गई, लेकिन पूरे घर में सन्नाटा था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। वह परेशान होकर सीधे कनक के कमरे में गई और बोली, बहू उठो, बच्चों को तैयार करना है और खाना भी बनाना है। कनक ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, माँ जी, बस 2 मिनट और सो लेने दीजिए। मीरा देवी ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे नहाने चली गई। जब वापस आई तो देखा कि कनक अब भी गहरी नींद में थी। इस बार वह झुंझलाकर बोली, बहू उठो, बच्चों को तैयार करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। कनक बेमन से उठी और बच्चों को तैयार करने लगी, लेकिन जैसे ही वह रसोई में पहुंची, दोनों का सारा गुस्सा पूजा पर निकलने लगा। मीरा देवी बड़बड़ाते हुए बोली, एक बच्चे का खर्चा सही से उठा नहीं पा रहे थे, तब तक दूसरे बच्चे के बारे में सोच लिया। ये सुनकर कनक ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हाँ माँ जी, भाभी थोड़ी कमजोर क्या हुई, डॉक्टर ने तुरंत बेड रेस्ट बोल दिया। हमें तो लगता है कि भैया ये सब बहाना बना रहे हैं ताकि भाभी को आराम मिल सके। मीरा देवी का गुस्सा पूजा के लिए और बढ़ गया। जितना वे दोनों घर का काम कर रही थी, उतना ही उनका गुस्सा पूजा पर बढ़ता जा रहा था। तभी विवेक खाने के लिए आ गया और बोला, माँ, खाना निकाल दो, मुझे खेत में जाना है और पूजा के लिए भी खाना दे दो, उसे दवा खानी है। मीरा देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तंज कसते हुए बोली, घर पर रहकर क्या होगा? जब एक और बच्चे का प्लान कर ही लिया है तो जाकर बाहर पैसे भी कमाओ, तभी खर्चा चलेगा। कनक ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ माँ जी, आखिर मेरे पति के भरोसे ही सब क्यों रहेंगे। विवेक चुपचाप खाना खाने लगा। जब उसने खाना खत्म किया तो कहा, माँ, पूजा के लिए नाश्ता भिजवा देना, उसे दवा लेनी है। मीरा देवी ताना मारते हुए बोली, उसके पैर टूट गए हैं क्या, जो खुद आकर नहीं खा सकती? डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए क्या कह दिया? तो क्या इसका मतलब ये है कि वह बस अपने कमरे में ही पड़ी रहेगी? जाओ, उसे बोल दो कि खुद आकर खा ले। विवेक को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने खुद पूजा के लिए नाश्ता निकाला और उसे देने के लिए कमरे में की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि पूजा वहीं पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। विवेक चौंककर पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पूजा ने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने सब सुन लिया। माँ जी और छोटी जो जो बातें कही जब आप खाना खा रहे थे, तब वे आपको सुनाए जा रही थी। विवेक ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूजा, जो हमारी किस्मत में लिखा वही होकर रहेगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विवेक के खेत जाने के बाद मीरा देवी और कनक पूजा के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि पूजा गहरी नींद में थी। अचानक कनक की नजर अलमारी पर पड़ी। वहाँ काजू, किशमिश और बादाम रखे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत मीरा देवी की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, माँ जी, वो देखिए, यह आपकी बेटी की करतूत, अकेले अकेले ये सब खाए जा रहे हैं। मीरा देवी ने जैसी अलमारी में सूखे मेवे को देखे, उनका गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बहू। उनकी कड़क आवाज सुनकर पूजा हड़बड़ाकर जग गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपते हुए बोली, क्या हुआ माँ जी? मीरा देवी गुस्से से भरी हुई बोली, ये सब क्या है? इतना सारा काजू, किशमिश और बादाम? पूजा ने घबराकर जवाब दिया, माँ जी, ये विवेक जी कल घर के लिए लेकर आए थे। मीरा देवी तंज कसते हुए हंसी, घर के लिए या सिर्फ तुम्हारे लिए? पूजा ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, नहीं माँ जी, मैं इसे किचन में रखना भूल गई थी। मीरा देवी ने गुस्से में सारा सामान उठा लिया और बोली, अब मैं इसे रख लूंगी और तुम जाओ, बर्तन साफ कर दो। पूजा ने एक नजर मीरा देवी और कनक पर डाली, फिर सिर झुका लिया। वह जानती थी कि घर में भेदभाव हो रहा है। कनक के पति की आमदनी ज्यादा थी, इसीलिए उसकी बातों को अहमियत दी जाती थी, जबकि विवेक की कमाई सीमित थी तो उसकी कोई परवाह नहीं थी।
लेकिन वह चुप रही और धीमे स्वर में बोली, ठीक है माँ जी, मैं साफ कर दूंगी। कमजोरी से लड़खड़ाते हुए पूजा किचन में पहुंची। वहां चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। सिंक में बर्तन का ढेर लगा हुआ था, फर्श पर जूठे बर्तन बिखरे हुए थे, लेकिन उसने बिना कोई शिकायत किए काम में हाथ लगा दिया। पूरे घर का सारा काम करते करके उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब सब कुछ साफ हो गया तो वह थक कर बालकनी के सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसी समय अंदर से कनक और मीरा देवी की बातें सुनाई दी। कनक बोली, मुझे लगता है कि एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। मीरा देवी सहमति जताई, हाँ, और उसका पैसा विवेक देगा, क्योंकि उसकी पत्नी की देखभाल के लिए ही होगी। ये सुनकर पूजा का मन भर आया। उसने सोचा, मैं अकेले इस पूरे घर को संभालती थी, लेकिन अब ये दोनों मिलकर घर नहीं संभाल पा रही हैं, और अब ये मेरी देखभाल के नाम पर विवेक पर बोझ डालना चाहती। ये जानती थी कि विवेक के पास सीमित पैसे थे, इसी वजह से उसने ठान लिया था कि वह घर का सारा काम खुद करेगी, ना किसी से कोई शिकायत करेगी, ना किसी से कोई उम्मीद रखेगी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। अब वह कमजोर नहीं पड़ी, चाहे हालात जैसे भी थे। अगली सुबह पूजा ने खुद को संभाला और हमेशा की तरह घर के कामों में जुट गई। उसने बिना किसी के शिकायत के नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मीरा देवी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि किचन की लाइट जल रही थी। यह देखकर वह बड़बड़ाने लगी, रात को रसोई साफ करने के बाद लाइट भी जलती छोड़ दी। बिजली का बिल क्या इसका बाप भरेगा। गुस्से में वह किचन की ओर बढ़ी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूजा नाश्ता बना चुकी थी और हाथ धो रही थी। यह देखकर मीरा देवी तंज कसते हुए बोली, क्यों बहू, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था ना। पूजा ने बिना किसी झिकझिक के जवाब दिया, नौकरानी रखने से अच्छा है मैं खुद काम कर लूं। मीरा देवी भड़क उठी, तो अब तो हमारे कहे बिना ही फैसले लेने लगी है। तभी विवेक किचन में आया और चौंकते हुए बोला, पूजा तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, कमरे में अकेले बैठे बैठे घुटन हो रही थी, इसीलिए सोचा कुछ काम कर लूं। इसके बाद पूजा बच्चों को तैयार करने लगी और उनके टिफिन बैग में रखने लगी। कुछ देर बाद कनक कमरे से बाहर आई और किचन में झांकते हुए बोली, माँ जी, आपने आज मुझे जगाया नहीं, अकेले ही सारा काम कर लिया। मीरा देवी ने कनक की ओर देखते हुए कहा, नहीं, आज सारा काम पूजा ने किया है। कल हमारी बातें सुन ली थी, इसीलिए अब उसके पति का पैसा बचाने के लिए खुद काम करने लगी है। ये सुनकर पूजा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में आत्मसम्मान की एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, वह चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। करीब 9 महीने तक घर के सब कुछ इसी तरह चलता रहा। डॉक्टर के सख्त मनाही के बावजूद घर के सारे काम खुद करती थी। वह जानती थी कि अगर उसने हाथ खींच लिया तो घर में कलह मच जाएगा, लेकिन उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। एक सुबह जब पूजा बच्चों को तैयार कर रही थी, अचानक उसके पेट में तेजी से दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि वह जोर जोर से चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनते ही विवेक, मीरा देवी और कनक दौड़कर उसके पास आए। पूजा की हालत देखकर सब घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर गुस्से में बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, इसे आराम की सख्त जरूरत है। इसके शरीर में खून की भारी कमी हो गई है। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में हो सकती है। ऑपरेशन के तुरंत 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। ये सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही मीरा देवी चिंतित होकर बोली, बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने दृढ़ता से कहा, तो क्या पूजा को यूं ही मरने के लिए छोड़ दूं? इसी बीच कनक के पति अर्जुन का फोन आ गया था। अर्जुन ने पूछा, कनक, माँ कहाँ है? कनक ने जवाब दिया, माँ अस्पताल में है, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन होने वाला और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। अर्जुन तुरंत बोला, भैया कहाँ है? उन्हें फोन दो। विवेक ने फोन हाथ में लिया और बोला, हाँ अर्जुन बोलो। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कहा, भैया आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ, और पैसे की भी चिंता मत करें। ये सुनकर मीरा देवी और कनक का चेहरा उतर गया। मीरा देवी ने तुरंत फोन अपने हाथ में लिया और अर्जुन से बोली, बेटा तू इतना पैसे क्यों दे रहा है? अर्जुन दर्द आवाज में बोला, क्या आप सच में ये सवाल पूछ रही हैं? पापा के गुजर जाने के बाद मेरी पढ़ाई पूरा खर्चा किसने उठाया था? भैया और भाभी ने। उन्होंने अपने सपनों को कुर्बान करके मुझे पढ़ाया, मेरे लिए संघर्ष किया। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वह सिर्फ और सिर्फ भैया के कारण हूँ, और आप कह रही हैं कि मैं पैसे ना दूं?
इसके बाद अर्जुन कनक से बोला, और कनक, जिस पैसे पर तुम इतना घमंड करती हो वो सब भैया की मेहनत का ही फल है। ये सुनकर मीरा देवी और कनक को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। कुछ ही देर में अर्जुन अस्पताल पहुंच गया। उसने विवेक को 1 लाख रुपए देते हुए कहा, भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस हिम्मत रखो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपके घर एक नन्ही परी आई है। माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। आप लोग इन्हें देख सकते हैं। खुशी से झूमते हुए सभी लोग अंदर गए। मीरा देवी ने कांपते हाथों से नन्ही बच्ची को गोद में लिया और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। उसने आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। प्यार से बच्ची के गाल पर हल्की सी चुम्मी देते हुए कहा, पूजा बेटा मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। कनक भी आगे आई और सिर झुकाकर बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप मेरे लिए हमेशा माँ ही रहेंगी। माफी मांगकर मुझे पराया मत करिए। और छोटी, तू मेरी बहन जैसी है, गलती सबसे हो जाती है। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और मजाकिया लफ्जों में बोली, देवर जी आप कब आए? लगता है शहर जाने के बाद आपको अपने घर की याद नहीं आती। अर्जुन हंसते हुए बोला, भाभी बस कुछ ही देर पहले आया हूँ, लेकिन अब हमेशा आऊंगा। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने पूजा को डिस्चार्ज कर दिया और सभी लोग घर लौट आए। घर को एक दुल्हन की तरह सजाया और नन्ही परी का स्वागत पूरे धूमधाम से हुआ। अब घर में सिर्फ खुशियां थी। पुराने गिले शिकवे मिट चुके थे और पूरा परिवार एक नई शुरुआत के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी का पहला भाग चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।